हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड दैट इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक स्पीसीज। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक स्पीसीज के बारे में। तो एरोमेटिक वर्ड जो है वो एक बेसिकली एक वर्ड से आया है अरोमा, एंड अरोमा का मतलब बेसिकली होता है स्मेल, राइट। तो बहुत पुराने जमाने में तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वर क्लासिफाइड अपॉन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल, बट ये ऑब्वियसली एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। तो करेंटली द वर्ड एरोमेटिक या ये जो एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर बेस्ड है और हमारे लिए वही डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि दे आर साइक्लिक। मॉलिक्यूल साइक्लिक होगा, एक क्लोज्ड रिंग बनी होगी, तभी हम एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। थर्डली इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड का मतलब आप जानते हो उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, तीसरी प्रॉपर्टी। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज इट मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने चाहिए। ये 4n+2 वाला जो रूल है, इस रूल को हम लोग बेटा हकल्स रूल भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हकल्स रूल। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 0, कोई होल नंबर होती है बेसिकली, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। दैट इज n इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर दें तो मॉलिक्यूल में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या लेट से 1 पुट कर दें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। एंड सच मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जहां पर एरोमेटिक चीज आ जाए वहां पर बाकी सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक नेचर होना एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें रेजोनेंस होना चाहिए, और उसके पास 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई या 14 पाई एटसेट्रा इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इस रूल को हम लोग हकल्स रूल बोलते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बड़ा ही जाना पहचाना एग्जांपल आपके सामने लूं, दैट इज बेंजीन, राइट। तो बेंजीन ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। बेंजीन में ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और सभी कार्बन एटम के पास एक एक p ऑर्बिटल है, राइट। और ये सभी p ऑर्बिटल्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ये सब आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड हैं। और टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड में। सो बेंजीन हैज अ टोटल ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ साथ बाकी सारी ऊपर वाली चीजें भी हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड है। और इसलिए बेंजीन एक कैसा मॉलिक्यूल है? एरोमेटिक है, और इसीलिए बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल भी होता है। हम लोग आगे चल के देखेंगे कि बेंजीन नॉर्मल एल्कीन्स वाली रिएक्शन शो नहीं करता है। जैसे नॉर्मल एल्कीन्स में क्या होता है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एल्कीन ले लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, तो अब इसमें एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड अनस्टेबल है, ये आसानी से टूट जाता है, कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं। लेकिन बेंजीन के पाई बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। क्यों नहीं टूटते हैं? क्योंकि वो एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एरोमेटिसिटी है, ठीक है। आइए फिर हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट आर एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक आर जस्ट लाइक एरोमेटिक बट विथ अ स्मॉल डिफरेंस। तो एंटी एरोमेटिक की पहचान क्या होती है? एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल भी साइक्लिक होता है, वो भी प्लेनर होता है, ठीक है, उसमें भी कॉन्जुगेशन होता है। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन।
बट उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर n की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 एक्सेट्रा। ठीक है, जीरो मैंने क्यों हटा दिया? देखो n इक्वल्स टू जीरो अगर आप बोल दोगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो अगर 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर रेजोनेंस कैसा हो रहा है, कॉन्जुगेशन कैसा है? कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना कॉन्जुगेशन होने के लिए। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स इस पर करने जा रहे हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक मॉलिक्यूल बना दूं, 4 मेंबर्ड रिंग बनाऊं और उसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं, सो सारे कार्बन sp2 है। ठीक है, और प्लेनर है, साइक्लिक है, और इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, दिस इज ऑल्सो हकल्स रूल, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। दिस इज एन एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल। अगर आप ऐसा सोच रहे हो सर ये 4n+2 और 4n वाली बात कहां से आई, मतलब एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 ही क्यों, एंटी एरोमेटिक होने के लिए 4n क्यों? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन तो बेटा देखो MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आता है, और वो दूर दूर तक हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमारे लेवल पे बस हमें इतना करना है कि हमें इस छोटी सी बात को याद कर लेना है। 4n+2 मतलब एरोमेटिक और 4n मतलब एंटी एरोमेटिक, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इनफैक्ट रूम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट भी नहीं करते, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ऑब्वियसली ये स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किस वजह से चेंज हो जा रही है? ये सिर्फ इस 4n+2 और 4n की वजह से हो रही है, एंड दैट एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम MOT व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। हम उसके बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है उतना पढ़ने की। ठीक है, कि 4n मतलब हकल्स रूल के एक्सप्लेनेशन के बारे में वी नीड नॉट स्टडी, बस हम इसको याद कर लेंगे। और फाइनली तीसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या है? जो जनरल मॉलिक्यूल्स हैं, विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, जो जनरल मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक मॉलिक्यूल ये बना दूं, ठीक है, दिस इज व्हाट, ब्यूटा-1,3-डाइन, दिस इज साइक्लोब्यूटा-1,3-डाइन। अब ब्यूटा-1,3-डाइन साइक्लिक है ही नहीं, तो साइक्लिक नहीं है तो यहाँ पर हम लोग एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो जनरल कंपाउंड्स है वो नॉन एरोमेटिक है, सो दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, राइट। या फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दूं, दिस इज साइक्लोपेंटा-1,3-डाइन। तो ये मॉलिक्यूल साइक्लिक तो है, इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है, लेकिन पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज ये वाला कार्बन आप गौर से देखिए, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एंड दिस कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यदि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो किसी भी मामले में ये प्लेनर तो नहीं होगा भाई, sp3 वाली चीज प्लेनर नहीं हो सकती, इसलिए दिस मॉलिक्यूल इज आल्सो नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग करते हैं। या लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक साइक्लोपेंटेन ही बना दूं, तो साइक्लोपेंटेन साइक्लिक तो है बट बिल्कुल भी इसमें रेजोनेंस वगैरह जैसी कोई चीज नहीं है। तो जितने भी जनरल मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। एंड द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, द जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उस सबसे मैक्सिमम एरोमेटिक, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। इनफैक्ट एंटी एरोमेटिक हद से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और जब भी ये एरोमेटिसिटी वाला रीजन आ जाता है तो बाकी सभी रूल्स फेल हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी लेंड करता है जिस मॉलिक्यूल में ये बिहेवियर आता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स।
और उसमें आपको सबसे पहले एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने की प्रैक्टिस करनी है, राइट? सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन. सो वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स. मैं आपको एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स देता जाऊंगा और आपको बताना होगा उनके बिहेवियर के बारे में. कैसे चेक करना है मैं सिखा चुका हूं. फर्स्ट मॉलिक्यूल इज साइक्लोप्रोपीन, राइट? नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पहचानना सीखो. सेकेंड मॉलिक्यूल ये कटायन है. थर्ड नंबर पे है वी हैव एन अनायन. क्वेश्चंस खूब सारे करेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. सभी टाइप के क्वेश्चंस जो जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सब मैं आपको नोट्स में ही, क्लास में ही कवर करा दूंगा. ठीक है, देखिए अगला मॉलिक्यूल है ये नंबर 5. जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काउंट होगा. नंबर 6. ऑलराइट, सो वी हैव दीज 9 एग्जांपल्स और इन सभी 9 एग्जांपल्स में आपको बताना है कि मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से. फर्स्ट एग्जांपल पे अगर हम लोग आए तो ये मॉलिक्यूल मुझे साइक्लिक तो दिख रहा है लेकिन ये प्लेनर किसी भी हिसाब से नहीं है, बिकॉज दिस कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड और यहाँ रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा. sp3 है, इसके पास p ऑर्बिटल है ही नहीं. तो दिस मॉलिक्यूल विल बी क्लासिफाइड एज Na, मतलब नॉन एरोमेटिक. यहाँ पे आ जाइए, इस मॉलिक्यूल को देखिए, अब कटायन आ गया. कटायन आ गया तो ये कार्बन sp2 हो गया. ठीक है, तो साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस भी हो रहा है. पाई सिग्मा वेकेंट पी, आप चाहो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो. आपकी नॉलेज के लिए मैं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना भी देता हूँ. ठीक है, इस पाई को इधर शिफ्ट करा दीजिए. पाई को इधर शिफ्ट कराएंगे तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो रेजोनेंस हो रहा है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक. हकल्स रूल 2, 6, 10, 14 पे एरोमेटिक होता है. चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज हैं, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिस मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक इन नेचर. 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हकल्स रूल. यहाँ पे देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर. ठीक है, आप आराम से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो. इस पाई को कन्वर्ट करो लोन पेयर में, ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में. ठीक है, तो इस तरह से आप बनाओगे तो 2, 2, 4 और 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल डीलोकलाइज हैं. साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस सिस्टम विल बी एरोमेटिक, राइट? एग्जांपल नंबर 5. यहाँ भी देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई सिग्मा वेकेंट पी का रेजोनेंस है. इस पाई को इधर शिफ्ट करा दो, यहाँ प्लस आ जाएगा. फिर पाई को इधर शिफ्ट करा दो, इधर प्लस आ जाएगा. रेजोनेंस हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं. This molecule is also aromatic. This ion is also aromatic, right? एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6 में पाई सिग्मा सिग्मा, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे पाई है, साइक्लिक तो है, लेकिन सिग्मा सिग्मा, बीच में 2 सिग्मा आ जा रहा है. इनफैक्ट ये कार्बन दोनों पे HH लगे हुए हैं, इस वाले कार्बन पे भी HH लगे हुए हैं. ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है. So that is why our molecule will be Na, that is non-aromatic in nature. Example number 7. Example number 7 में रेजोनेंस हो रहा है, 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है. 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा. ये तो फ्री रेडिकल है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है और 5 पाई इलेक्ट्रॉन है. आप इसको देखिए, जैसे इसमें आप रेजोनेंस कराओगे तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा. फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, तो 5 तो किसी संख्या में आएगा नहीं, तो इसको हम लोग Na ही बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे. और यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर से आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो दिस स्पीसीज विल बी एरोमेटिक इन नेचर. कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं जहां पर आपको कमेंट करना है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के बारे में.
ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखिए कुछ और एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अगेन काम हमको वही सेम करना है। वी हैव टू फाइंड आउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है, एक अब क्या है, बीच में ऑक्सीजन एटम आ गया है, राइट। देयर इज एन ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व। तो ये साइक्लिक तो है, लेकिन मुझे बीच में एक दिक्कत ये दिख रही है कि मुझे एक sp3 वाला कार्बन दिख रहा है। तो बिल्कुल भी ये प्लेनर तो नहीं होगा। तो इतने हिस्से में तो रेजोनेंस हो जाएगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, लेकिन ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। पूरे रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए, राइट। सो दिस विल बी नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल होगा। बट अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पर हमने प्लस चार्ज ला दिया, कार्बोकटायन बन गया। और अगर कार्बोकटायन बन गया तो कार्बोकटायन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अब अगर आप देखिए तो पाई सिग्मा वेकेंट पी, पाई सिग्मा लोन पेयर, ठीक है। इस पाई को आप इधर शिफ्ट करा दीजिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद इस लोन पेयर को रेजोनेंस में आप ले जा सकते हैं, या फिर आप इस पाई को इधर ले जाइए, इस लोन पेयर को रेजोनेंस में ले जाइए। तो इस तरह से पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। यू कैन फील दिस, राइट। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो एक बार मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे एक बार चलते हैं जरा सा। इसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं जरा, थोड़ा और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स थे और यहाँ पे था प्लस चार्ज। तो देखिए इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पाई सिग्मा वेकेंट पी वाला रेजोनेंस दिख रहा है, तो पाई को शिफ्ट करा देते हैं, राइट। पाई को हमने शिफ्ट कराया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है, इस पर लोन पेयर है और एक पाई इधर प्रेजेंट है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद लोन पेयर को आगे शिफ्ट करा सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम है और लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस का केस बन जाएगा। तो ये लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा पाई में और ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल आपको बेंजीन जैसी चीज दिखाई दे रही होगी, पाई सिग्मा पाई, एंड बेंजीन इज व्हाट, एरोमेटिक, ठीक है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, एरोमेटिक इन नेचर है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखिए, दो ये और ये एक लोन पेयर जो कि डीलोकलाइज्ड है। सो दिस मॉलिक्यूल विल आल्सो बी व्हाट इन नेचर, दिस विल बी एरोमेटिक इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या है, हमको पाई सिग्मा वाला पूरा रिंग कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर तो है, लेकिन ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। देखिए रेजोनेंस नाइट्रोजन जब कर रहा है तो पाई सिग्मा पाई वाली रेजोनेंस कर रहा है। सो दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल को हम लोग पेरिडीन भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एंड दिस इज व्हाट, अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं भाई? हेट्रोसाइक्लिक वो हैं जहां पर कार्बन के अलावा रिंग में कोई और एटम प्रेजेंट हो, है ना। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये भी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। रिंग में कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाए और मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो तो उसे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक बोलेंगे। दिस इज pyridine and this is aromatic in nature. नाइट्रोजन का लोन पेयर is not involved in resonance, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस है, ठीक है। ये सभी p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर होंगे ना एक दूसरे के भाई, बिल्कुल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो यहाँ पर क्या है, अलग से प्रेजेंट है एक sp2 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में, और sp2 वाली चीज रेजोनेंस में जाती नहीं है, ये बात हम लोग को मालूम है भाई। इस नाइट्रोजन ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो ये सब पैरेलल p ऑर्बिटल सिस्टम है और वो p ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है कि किसी एटम के पास अगर पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जा सकता है तो फिर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में वैसे केसेस में नहीं जाता है। तो इसको पेरिडीन हम लोग बोलते हैं। दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पायरोल बोलते हैं। और यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी, ठीक है। तो पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर।
जैसा पायरोल है वैसा ही सिमिलर ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी एरोमेटिक है, सब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। वैसा ही ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम होता है फ्यूरान, FURAN। इसका नाम होता है थायोफीन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। एंड दिस मॉलिक्यूल ओवर हियर, इसमें भी बस यहाँ पे क्या हुआ है, पायरोल जैसा ही है, इस कार्बन की जगह पर भी नाइट्रोजन आ गया है, बट इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो पाई बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। इसका कॉमन नेम होता है इमिडाजोल। ठीक है, ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, खास करके पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। इमिडाजोल में क्या हुआ है कि पायरोल जैसा ही है बट एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, बट दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक बिकॉज इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पाई सिग्मा लोन पेयर, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, लेकिन ये पाई सिग्मा पाई, ये पाई रेजोनेंस में जा रहा है। दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो हमने कवर किए। क्वेश्चन नंबर 14, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, और वेकेंट ऑर्बिटल तो पाई सिग्मा रेजोनेंस हो सकता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, पाई सिग्मा लोन पेयर वाला रेजोनेंस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो काफी सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड अपॉन एरोमेटिसिटी एंड एंटी एरोमेटिसिटी, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 हो गया है सपोज, बिकॉज हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 18 तक कर लिया है। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 में हमको अगेन एक हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, राइट। हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग में कार्बन के अलावा और कोई एटम आ रहा हो, ठीक है। और मॉलिक्यूल हमें दिया है, इसमें पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा पाई, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको बताना है इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 इज द फेमस जाना पहचाना हुआ मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक बेंजीन। एक बार पहले भी आया था हमारे पास, और बेंजीन उसका नाम है, ऑब्वियसली कुछ खास चीज हो रही होगी भाई, बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन भी एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बना दें एक बार लाइक दिस, और इन सब से HH लगा हुआ है, इसको हम लोग बोराजीन भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोराजीन, और नाइट्रोजन के एटम्स पर लोन पेयर है, राइट। तो ये हमने देखा था, इसमें क्या होता है भाई, ये लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट में डोनेट हो जाता है, क्योंकि बोरॉन के पास क्या प्रेजेंट होता है, वेकेंट, राइट। बोरॉन के पास वेकेंट है, तो ये लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट में पहले स्ट्रक्चर बना भी चुके हैं, ये लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट में। दिस इज B3N3H6 ऑल्सो कॉल्ड बोराजीन। और ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल पाई सिग्मा पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी पाई सिग्मा पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोथ दीज मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक इन नेचर। और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। 21 में हमको दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, और इसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं इस तरह से। और 22 में हमें अगेन एक 7 मेंबर्ड रिंग दिया हुआ है, दिस इज अगेन अ 7 मेंबर्ड रिंग, और इसमें यहाँ पर कार्बोकटायन है। इस कार्बोकटायन का कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखेंगे, दिस इज ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल नंबर 23 हमें दिया हुआ है, इसमें भी एक 7 मेंबर्ड रिंग है, इस तरह से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लोन पे है, राइट। तो
आइए कमेंट करते हैं इनके एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बिहेवियर। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, sp3 है तो भाई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक इन नेचर। ये sp2 है तो प्लेनर हो गया, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। पाई सिग्मा पाई वेकेंट पी, ये पूरा रेजोनेंस में जा रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बारी बारी एक एक कार्बन पर प्लस चार्ज आता जाएगा, ठीक है। दिस इज अ 7 मेंबर्ड रिंग, राइट। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हैं, सो दिस इज एन एरोमेटिक स्पीसीज। एंड इसीलिए ट्रोपाइलियम कार्बोकटायन एक बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है, इज वेरी वेरी स्टेबल। जो भी एरोमेटिक स्पीसीज है वो स्टेबल होते हैं। 23 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए नॉर्मली आपको लग रहा होगा पाई सिग्मा लोन पेयर है ना सर, यहाँ पे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के केस में सर हम अगर हम हकल्स रूल के हिसाब से सोचें तो फॉर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये नॉन एरोमेटिक होना चाहिए था, सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखिए टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर रिंग साइज, इफ द रिंग साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, रिंग साइज 7 या उससे ज्यादा है, जैसे इस केस में कितनी है रिंग साइज 7 कार्बन नहीं बोल रहा हूं, रिंग की साइज बोल रहा हूं 7, एंड दिस इज फॉर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अभी हम लोग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग पॉलीसाइक्लिक भी देखेंगे, मल्टीपल साइक्लिक देखेंगे, लेकिन अभी बात किसके लिए चल रही है, मोनोसाइक्लिक के लिए चल रही है। तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो, रिंग की साइज 7 या उससे ज्यादा हो, और अगर वो स्ट्रक्चर हकल्स रूल के बेसिस पर एंटी एरोमेटिक आ रहा हो, जैसे कि इस केस में तुम्हें दिखाई दे रहा है कि टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उसको एंटी एरोमेटिक कभी मत बोलना, उसको आप बोलना नॉन एरोमेटिक। क्योंकि रिंग साइज 7 या उससे ज्यादा एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बेसिकली इनका शेप ट्विस्ट हो जाता है, ये प्लेनर नहीं रह जाते हैं। तो प्लेनर अगर नहीं रह जाते तो फिर कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है, और एंटी एरोमेटिक होने के लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए ना भाई, रेजोनेंस तो हो ही रहा है, लेकिन वहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बेसिकली बस, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां पे रिंग साइज 7 या उससे ज्यादा है और वो मोनोसाइक्लिक है, वो अगर एंटी एरोमेटिक आ रहे हो तो जवाब तुम नॉन एरोमेटिक देना, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर हो जाते हैं, अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं। ये एटम सब एक प्लेन में नहीं रहेंगे, ये ट्विस्ट होके अलग अलग प्लेन में चले जाएंगे, कोई ऊपर नीचे, ऐसे रिंग जो है वो पकड़ बोलते हैं इसको, रिंग की पकड़िंग हो गई। पकड़िंग मतलब सब सारे एटम एक प्लेन में नहीं, एक एटम ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, इस टाइप से प्लेनैरिटी लूज कर देते हैं जब रिंग की साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। मोनोसाइक्लिक के लिए वैलिड है, मतलब एक ही रिंग होना चाहिए। चलो आगे बढ़ा जाए एग्जाम्पल नंबर 24 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 24 हमें क्या सिखा रहा है, एग्जाम्पल नंबर 24 है ऑक्सीजन का एटम है और 7 मेंबर्ड रिंग है, पाई सिग्मा पाई इधर और लोन पेयर। चलिए भाई, अगर हकल्स रूल से सोचते तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इसके 2 इसके 2 इसके, और ये एक लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक आम तौर पर, लेकिन मोनोसाइक्लिक है, रिंग का साइज 7 या उससे ज्यादा है, तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये अपनी प्लेनैरिटी करेगा लूज और ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने की वजह से ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, राइट। So this is an important exceptional case which all of you are supposed to remember. All right, moving ahead, let us take some more examples. एक और एग्जाम्पल करते हैं, चलिए जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि हम लोगों को एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है इस प्रकार से। जितने भी कठिन कठिन एग्जाम्पल हैं सब हम लोग इलस्ट्रेशन ले रहे हैं क्लास में, ठीक है। चलिए, ये मैंने सब अलग अलग बुक से खोज के बहुत सर्वे करके निकाले हैं।
कुछ आईटी जेई की जो फेवरेट बुक्स होती हैं। चलिए यहाँ पर पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको बताना है इसका नेचर, कमेंट करना है भाई क्या होगा। तो रेजोनेंस तो है भाई पूरी जगह में दिख रहा है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं, राइट। तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर हकल सूत्र से सोचो तो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, राइट। एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन रिंग की साइज 7 से बहुत ज्यादा हो चुकी है, देख लो काफी बड़ी रिंग है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, अपनी प्लेनैरिटी को कर देगा लूज, हो जाएगा नॉन प्लेनर, और अगर नॉन प्लेनर है तो ये होगा नॉन एरोमेटिक। 7 या उससे ज्यादा के एंटी एरोमेटिक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर आपको कुछ बताते हैं अबाउट क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज को बहुत सारे लोग गलत से डिफाइन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन जेई में आते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि ये क्वासी एरोमेटिक है या नहीं, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं जेई में, ठीक है। तो क्वासी एरोमेटिक स्पीसीज का क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसी स्पीसीज जो पोलर फॉर्म में एरोमेटिक हों, ठीक है, जो पोलर फॉर्म में एरोमेटिक हों उन्हें हम लोग क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक वर्ड का मतलब आप जानते हैं, बट स्पीसीज विच आर aromatic in polar form, पोलर फॉर्म मतलब कटायन और अनायन के फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इनका एक बड़ा मशहूर केस होता है, क्वासी एरोमेटिक का एक बड़ा मशहूर केस होता है साइक्लिक कीटोन्स, ठीक है, साइक्लिक कीटोन्स। तो साइक्लिक कीटोन्स क्या होते हैं भाई? देखो, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये क्वासी एरोमेटिक वर्ड तुम्हें नहीं भी याद रह जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं ये जरूरी है। तो साइक्लिक कीटोन्स क्या होते हैं कि मान लो जैसे मैं आपको बोलूं कि एक स्पीसीज है जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग है, यहां पर पाई बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो अभी इस तरह से तुम देखोगे तो भाई यहाँ पे शायद तुम्हें एरोमेटिसिटी की उतनी फील नहीं है, राइट। तुम बोलोगे सर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये ठीक है रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन ये तो पाई सिग्मा पाई रिंग के बाहर भी रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्म हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट कराना होता है हमेशा, ठीक है, मोनोसाइक्लिक की बात हो रही है। तो पाई बॉन्ड को इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करा दें तो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया और इस वाले कार्बन पर प्लस आ गया, और यहां पर एक पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है ही है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये वाला फॉर्म रिंग जो है वो साफ साफ एरोमेटिक नजर आ जाएगी। ये रिंग तुम्हें साफ साफ एरोमेटिक नजर आएगी, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो ये मॉलिक्यूल का था नॉन पोलर फॉर्म, ठीक है, दिस वाज द नॉन पोलर फॉर्म, क्योंकि इसमें कहीं चार्जेस नहीं दिख रहे थे। लेकिन ये वाला जो फॉर्म है दिस इज द पोलर फॉर्म। अच्छा, और ऐसा कब होगा? बहुत लिमिटेड केसेस हैं, और तुम्हें रिंग के बाहर डबल बॉन्ड दिखेगा तो तुम्हें बस क्या करना होगा कि उस डबल बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूव करा देना होगा, ठीक है। और ऐसा होने के बाद तुम्हें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो भी होगा नजर आ जाएगा। तुम्हें बेसिकली ये ध्यान रखना है, रिंग के बाहर पाई बॉन्ड दिखे तो उसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करा दो, ठीक है। तो ये इस मॉलिक्यूल का पोलर फॉर्म है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि भाई बेसिकली ये 1 और 2 है क्या? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो जनरली हम लोग पढ़ते थे कि अनचार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जनरली हम लोग पढ़ते थे अनचार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन
जब एरोमेटिसिटी आ जाए बेटा तो हर नियम की वहां पर धज्जियां उड़ जाती हैं, बाकी सारे नियम बेकार हो जाते हैं। एरोमेटिसिटी इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इन एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो रेजोनेंस फॉर्म है या ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें ये रिंग तुम्हें साफ साफ एरोमेटिक दिखाई दे रही है। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कॉसी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जो पोलर फॉर्म में एरोमेटिक हमें नजर आने लगे, ठीक है। और ये इस फॉर्म में काफी ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, और इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट है वो हाई होता है। दे हैव अ वेरी हाई डायपोल मोमेंट, ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। ऑल्दो ये चार्ज है बट रिंग एरोमेटिक है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से इसमें ये पूरी रिंग रहेगी डेल्टा प्लस, और इस पे रहेगा कुछ डेल्टा माइनस, हाइब्रिड ऐसा लगेगा क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बहुत ज्यादा होगा। और डायपोल मोमेंट इसमें भाई काफी ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर, तो हाईली पोलर होंगे, ठीक, हाईली पोलर होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और तुम्हें तो क्या ध्यान रखना है, तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि रिंग के बाहर तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे तो तुम उसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करा दो। साइक्लिक कीटोन्स इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको कराता हूं, ठीक है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस टाइप का सिस्टम तुम्हें दिया जाए, एक 7 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है, और इस 7 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड ओ ये लगा हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज आल्सो साइक्लिक कीटोन। अब हमने क्या किया कि इस तरह से तो इसकी एरोमेटिसिटी नजर नहीं आ रही क्योंकि बाहर भी रेजोनेंस जा रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको पाई को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करा दें, ठीक है, तो हमको जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है 7 मेंबर्ड रिंग का, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दें और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब हमको जो ये वाली रिंग है वो साफ साफ हमको क्या दिखाई दे रही है, एरोमेटिक रिंग दिखाई दे रही है। सो दिस इज अ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वासी एरोमेटिक एज अ कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ जेई में क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। आपको कैसे पहचानना होगा, रिंग के बाहर आपको पाई बॉन्ड दिखे तो उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और हम लोग अगर लें तो थर्ड एग्जांपल मान लो करते हैं हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो लेट्स से कि हमेशा नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड ओ ही हो, कुछ और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मान लो इस टाइप से रहे, 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहां पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड NH, O की जगह नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। तो चलो बताओ भाई, ये एक मॉलिक्यूल, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन एक बार जेई में आया हुआ है कि ये मॉलिक्यूल दिया और ये मॉलिक्यूल दिया, तो पूछा गया इनमें से कौन रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसमें तो पाई बॉन्ड को तुम मूव करा रहे हो तो ये एरोमेटिक हो जा रहा है लेकिन इसमें जब तुम पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूव कराओगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूव कराओगे, तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जब भी पाई बॉन्ड रिंग के बाहर दिखे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो, बाय शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जब तुम बनाओगे तो इस पे तो आ जाएगा प्लस, ठीक है, और इस पे आ जाएगा NH, दो एक लोन पेयर पहले से, एक और आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये रिंग अब देखो क्या हो गई, ध्यान से, इस वाली रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, यानी कि ये इस फॉर्म में बिल्कुल भी एग्जिस्ट करना नहीं चाहेगा, लेकिन ये वाला जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसी टाइप के क्वासी एरोमेटिक पर बेस। क्वासी एरोमेटिक मतलब जिसमें पाई बॉन्ड रिंग के बाहर प्रेजेंट है और पोलर फॉर्म में जाने के बाद वो आयनिक है, ठीक है। और हमेशा पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट कराना है। ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती तुम बोलो सर हम इस पाई बॉन्ड को इधर करा दें, इस पाई बॉन्ड को इधर करा दें तो देखिए यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एरोमेटिक, ही गलत हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है।
और एग्जाम्पल्स कुछ आपको कराता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो। चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी पर बेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है और इधर है पाई बॉन्ड, इधर है पाई बॉन्ड और इधर है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस टाइप से दिख रहा है। अब अभी साइक्लिक कीटोन जैसा ही है, अब बताना है कि एरोमेटिक है कि नहीं है। तो रिंग के बाहर मुझे पाई बॉन्ड दिखा तो मैंने उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिसका दिया। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ खिसकाया तो उससे जो RS बन रहा है वो RS में देखो गौर से क्या हो रहा है कि अब ये ऐसा बन गया, इधर आ गया O माइनस और इस पर आ गया प्लस। ठीक है, तो अब ये वाली रिंग ध्यान से देखिए, ये रिंग अभी क्या हो चुकी है, गौर से देखिए, एरोमेटिक हो चुकी है। अगर आपको अभी एरोमेटिक नजर नहीं आ रहा है तो मैंने एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ऐसा करवाया था जिसमें खाली ये वाली रिंग ली थी जानबूझ करके। तो अब आप क्या करो कि भाई इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट करा दो। ठीक है, लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन साफ साफ दिख जाएंगे। सो दिस मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है, एरोमेटिक इन नेचर, लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक है। ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। तो हमको तो बेसिकली यही काम करना है। कुछ एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देख सकते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 5 है कि हमको दिया हुआ है सिमिलर टाइप का कुछ लेते, देखो एक ये लेते हैं। चलो, ये सब कॉसी एरोमेटिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। अगेन कॉसी एरोमेटिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पहचानना इज इंपॉर्टेंट। तो देखो ये मॉलिक्यूल एक दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर से तुम्हारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर कि रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस तरह से तो एरोमेटिक नहीं दिख रहा है। लेकिन इस पाई को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट करा दो आप। तो पाई को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा कि इधर आ जाएगा पाई, इधर पाई है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस पर आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आ जाएगा माइनस। ये नॉन पोलर फॉर्म था, ये पोलर फॉर्म है। नॉन पोलर एरोमेटिक नहीं दिख रहा था, लेकिन पोलर वाला फॉर्म साफ साफ एरोमेटिक दिख रहा है और इसीलिए इसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, इसको नोट भी कर लो कॉपी में। इफ वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज एरोमेटिक देन द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। ठीक है, आप अगर मॉलिक्यूल के किसी एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बोल पाते हो तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो मैंने इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, पाई सिग्मा वेकेंट पी, तो इस पाई को इधर मूव करा दो, इस पाई को इधर मूव कराओ, यहाँ प्लस आएगा, फिर लोन पेयर को डाल देना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पूरे पूरे दिख जाएंगे, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो व्हाट, एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा, फिर कॉसी एरोमेटिक का एक दूसरा सिचुएशन भी होता है, दैट इज इन केस ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। अभी मैंने जैसे साइक्लिक कीटोन कराया था ना, तो साइक्लिक कीटोन में कभी कभी मैंने वहां ऑक्सीजन की जगह N लगा दिया, वो तो वैसा ही सेम ही केस है। ठीक है, उसको इमीन बोलते हैं। दूसरा केस होता है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। अब फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ऐसे केस में अब पाई बॉन्ड को, जैसे अभी तक क्या कर रहे थे कि पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मूव करा रहे थे, बट यहां पर क्या होने जा रहा है कि देयर विल बी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। राइट, कहने का मेरा मतलब क्या है कि कभी मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, दिस इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आपको एक दिया गया, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन कार्बन ही है दोनों तरफ, बोथ साइड्स वी हैव कार्बन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, ये फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन है। अब देखो रिंग के बाहर इसमें भी पाई बॉन्ड आ रहा है और रिंग के बाहर इसमें भी पाई बॉन्ड आ रहा है। मैंने बोला था कि रिंग के बाहर जब पाई बॉन्ड आए तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव शिफ्ट करा के देख लिया करो। लेकिन फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है बेटा, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में तो दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कैसे सोचोगे? तो
यहां पर क्या है कि पाई तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कोई नहीं है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को उधर शिफ्ट कराओगे जहां पे शिफ्ट कराने से मैक्सिमम फायदा हो। पाई बॉन्ड को उधर शिफ्ट कराओगे जहां पर शिफ्ट कराने से मैक्सिमम फायदा हो। तो अब देखो कि अगर मैं इस पाई को इधर शिफ्ट कराता हूं तो उससे इधर प्लस आ जाएगा और इधर नेगेटिव लोन पेयर आ जाएगा। इस रिंग में भी रेजोनेंस दिखाई देगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बहुत नुकसान है, दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक हो गई। तो ये तो फायदे की बात नहीं हुई ना भाई। तो फायदा कैसे मिलेगा? फायदा तब मिलेगा जब इस पाई को आप इस कार्बन पे शिफ्ट कराओ। इस पाई को अगर इस कार्बन पे शिफ्ट कराओगे तो इस मॉलिक्यूल का एक पोलर फॉर्म जनरेट हो जाएगा जिसमें कि दोनों रिंग्स तुम्हें अलग अलग इंडिविजुअली एरोमेटिक दिखाई देंगी। बोथ रिंग्स विल बी एरोमेटिक इन नेचर। बना करके देख लो, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। इस रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। तो इस वजह से ये ओवरऑल हाइब्रिड बहुत ज्यादा स्टेबल, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा और इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा पोलर फॉर्म में एरोमेटिक तो क्वासी एरोमेटिक। इट विल हैव अ वेरी हाई डायपोल मोमेंट और पोलर है तो बहुत हाई सॉल्युबिलिटी भी होगी पानी में। ठीक है, ये सब लिख लो। हाई डायपोल मोमेंट, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाई लैटिस एनर्जी, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये सब इनके होते हैं। ठीक है, हाई, मैंने क्या क्या बोला फिर से बता देता हूँ। हाई डायपोल मोमेंट, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, किसके? क्वासी एरोमेटिक के। ये सब क्वासी एरोमेटिक हैं, पोलर फॉर्म में एरोमेटिक। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और डायपोल मोमेंट ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और लैटिस एनर्जी ज्यादा। क्योंकि पोलर है ना, तो कटायन अनायन जहां पर भी एग्जिस्ट करेंगे वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुछ और देखो, एक आध एग्जाम्पल तुम्हें कराते हैं इस तरह के। तो लेट्स से कि एक मॉलिक्यूल हम लोग ले लें फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स का, डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों तरफ कार्बन है। ठीक है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर एक पाई बॉन्ड और लगा लो। रिंग के बाहर डबल बॉन्ड आ रहा है तो मूव कराना होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ तो दोनों ही कार्बन है तो किधर भी मूव करा सकते हो। तो किधर मूव कराने पे फायदा है? ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो और अगर एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल को एरोमेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो किधर भी मूव करा लो, इधर मूव कराने में फायदा है क्योंकि ये रिंग अब कैसी हो गई? एरोमेटिक हो गई। उल्टा कराते तो इधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते, नॉन एरोमेटिक हो जाता। सो दिस रिंग इज व्हाट? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक के दो केसेस हमने पढ़े। एक साइक्लिक कीटोन्स जिसमें O की जगह NH भी आ जाता है। ठीक है, तो उसको इमीन बोलते हैं, साइक्लिक कीटोन और साइक्लिक इमीन। चलो ये भी बता ही देता हूं। देखो C सिंगल बॉन्ड NH2 ये रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमीन। लेकिन C डबल बॉन्ड NH ये फंक्शनल ग्रुप अगर रहता है तो इसको बोलते हैं इमीन। ठीक है, तो मैं जो एग्जाम्पल्स ले रहा था साइक्लिक कीटोन वाले, उनमें कहीं कहीं पर मैं डबल बॉन्ड O की जगह पे डबल बॉन्ड NH लगा रहा था तो उसको साइक्लिक इमीन बोल सकते हो। उनमें तुम्हें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ही मूव कराना है। ठीक है, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन ही आ गया तब तुम उधर मूव कराओ जिधर मूव कराने में ज्यादा फायदा हो रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखो करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। राइट, क्वेश्चन ये है कि दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। एक मॉलिक्यूल ये दिया है, सॉरी ये नहीं है, तो बेसिकली क्या है, दो 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं और ये एक दूसरे से पाई बॉन्ड से ज्वाइंट है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद एक मॉलिक्यूल और दिया हुआ है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। रिंग के बाहर पाई बॉन्ड है, फ्यूज हाइड्रोकार्बन वाला केस है, कार्बन कार्बन। ठीक है, तो दूसरा सिस्टम ये दिया हुआ है। राइट, इसके पाई बॉन्ड थोड़े से ठीक करने पड़ेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके,
सो दूसरा सिस्टम ये दिया हुआ है लाइक दिस। तो ये दो सिस्टम दिए हुए हैं और ये बॉन्ड है अल्फा और ये बॉन्ड है बीटा। तो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना है अल्फा और बीटा का। तो देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें तुम पाई को किधर भी शिफ्ट कराओ, जैसे मान लो तुम पाई को इधर शिफ्ट कराते हो तो इसमें आएंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आ जाएंगे कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इस पाई को इधर शिफ्ट कराते हो। ठीक है, इस ये कुछ नहीं, इसको हटा लो यहां से। तो अगर तुम इस वाले पाई को इधर शिफ्ट कराते हो तो इस वाली रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये हो जाएगी एंटी एरोमेटिक। और इधर शिफ्ट कराओगे तो ये वाली रिंग में 2, तो ये तो एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक हुई लेकिन एक एंटी एरोमेटिक भी तो हो गई। तो जितना फायदा हुआ उतना नुकसान हो गया। तो ये मॉलिक्यूल पोलर फॉर्म में जाना पसंद नहीं करेगा, ये इसी तरह से रहेगा ज्यादा, है ना। और अगर ये इस तरह से रहेगा तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर खूब ज्यादा होगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमने बनाया पाई को मूव करा के, अब चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ एक ही बात है, दोनों तरफ 3 मेंबर्ड रिंग है। तो इसके पाई को जब इधर शिफ्ट करा रहे हो तो यहां पर क्या निकल के आ जा रहा है 4 पाई, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जा रही है। ये दोनों 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं, बीच में पाई बॉन्ड है। और ये वाली रिंग क्या हो जा रही है एरोमेटिक हो जा रही है। तो एक तो एरोमेटिक हुई लेकिन एक एंटी एरोमेटिक भी हो गई ना, तो क्या फायदा हुआ पाई बॉन्ड को मूव कराने से। तो मत मूव कराओ, उसको छोड़ दो। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब तुम पाई को इधर ले जाओगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये रिंग भी एरोमेटिक होगी और ये रिंग भी एरोमेटिक होगी। तो इसका जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें काफी ज्यादा स्टेबल है, दोनों एरोमेटिक रिंग है, तो उसका हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगा। और जो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें ये बॉन्ड्स डबल बॉन्ड नहीं, उसमें सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इस पाई को आपने इधर शिफ्ट करा दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, ये तो ऑलमोस्ट प्योर डबल बॉन्ड ही रहेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा। दिस इज शुद्ध डबल बॉन्ड। और इसमें जो तुम आरएस बनाओगे उस आरएस में कॉसी एरोमेटिक नेचर की वजह से ये दोनों रिंग्स एरोमेटिक होंगी, तो वो आरएस बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और उस आरएस स्टेबल आरएस में ये बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा रहेगा, राइट। सो इस बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड जैसा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। अगर बॉन्ड लेंथ की बात हो जाती तो जस्ट रिवर्स हो जाता, अल्फा लेस देन बीटा हो जाता, या ऐसा बोल दिया जाता रोटेशनल एनर्जी बैरियर। ठीक है, अगर रोटेशनल एनर्जी बैरियर की बात होती तो देखो क्या होता है कि पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कराना बहुत मुश्किल होता है। पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराने से बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इस तरह के ओवरलैप से बनता है ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है, जैसे ये 2 पेन है, अब इनको ऐसे रोटेट कराते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट आसानी से रोटेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाई बॉन्ड है, ये बात आगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में और उठाएंगे, जो पाई बॉन्ड है वो तो साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो इस तरह से ओवरलैप हो रहा है। अब इसको रोटेट कराओगे तो क्या होगा, ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा ना, बॉन्ड टूट जाएगा। तो पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन कराने में बहुत दिक्कत आती है, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्रीली हो सकता है। ठीक है, तो अगर यहां पर बात हो जाए इसी क्वेश्चन में रोटेशनल एनर्जी बैरियर की बात हो जाए, ठीक है, तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर अगर आपको बताना है तो बीटा के अबाउट बैरियर कम होगा और अल्फा के अबाउट बैरियर ज्यादा होगा। बैरियर मतलब रुकावट, तो अल्फा पाई बॉन्ड है ना, तो ज्यादा रुकावट है, वो रोटेट नहीं होगा आसानी से। और बीटा सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है तो आसानी से रोटेट कर जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉसी एरोमेटिक काफी डिटेल में हमने कवर किया और क्या है ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की। ज्यादातर लोग ये सब चीजें स्किप मार देते हैं। कॉसी एरोमेटिक आप बहुत सारे जो पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स हैं या बहुत पॉपुलर टीचर्स के नोट्स वगैरह भी देखोगे, बहुत उल्टा सुल्टा लोग बोल देते हैं कि कॉसी एरोमेटिक मतलब चार्ज। तो ये सब बिल्कुल गलत फालतू बकवास बात है। जैसे मैं ये अनायन बोलूं, ठीक है, तो ये अनायन अगर बोल दूं, तो ये अनायन जैसे अगर मैं बोल दूं, थोड़ा अच्छे से इसको बना दें एक बार अगर फिर से,
तो लेट्स से ये वाला अनायन, अब मैं आपसे बोलूं, जैसे कुछ लोग बताते हैं क्वासी एरोमेटिक मतलब चार्ज, तो ये गलत है भाई, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है, दिस इज नॉट क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक मतलब जो अपने पोलर फॉर्म में एरोमेटिक हो, ठीक है। ये तो पहले से पोलर है ना, इसमें कोई बाहर डबल बॉन्ड थोड़ी ना, ये तो रेजोनेंस हो रहा है, तो दिस इज सिंपली एरोमेटिक, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक मतलब जिसमें रिंग के बाहर डबल बॉन्ड जाए और पोलर फॉर्म बनाने पर एरोमेटिक हो, ठीक है। एक लास्ट छोटा सा इलस्ट्रेशन और ले लेते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बेंजीन रिंग के बाहर कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगे हो, जैसे बेंजीन रिंग पर मिथाइल लगा है, ठीक है, CH3, तो इसका कॉमन नेम होता है टोल्यूइन। या बेंजीन रिंग पर सपोज करिए आप OH लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम होता है फिनॉल, राइट। या बेंजीन रिंग पर सपोज करिए CHO लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम होता है बेंजल्डिहाइड। या इसी तरह से बेंजीन रिंग पर कोई NH2 लगा हुआ है, ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी लगा हो, बेंजीन रिंग अपने आप में एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग तो भाई एरोमेटिक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरोमेटिक तो है ही है। तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सभी मॉलिक्यूल्स कैसे कहलाएंगे, एरोमेटिक कहलाएंगे। तो बाहर बाहर कुछ भी लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिंग अगर एरोमेटिक है तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा। सो ऑल ऑफ दीज आर एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने काफी डिटेल में पढ़ा एरोमेटिसिटी के बारे में। एक लेक्चर अभी हम लोग और लेंगे जहां पे हम लोग एन्युलिन्स और मल्टीपल साइक्लिक एरोमेटिक के बारे में बात करेंगे, विच विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर। और साथ ही साथ एरोमेटिसिटी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर इसी पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।